बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मुल्क की तामीर और तरक्की तो बात हम करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे फ़लस्तीन में जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, और फ़लस्तीन ने जो किया क्या बदला लिया, क्योंकि फ़लस्तीन का तो हक है, उनका हक नहीं मिला तो वो इसराइल में घुस गए और इसराइल को न सिर्फ जानी माली नुकसान पहुंचाने का अमल जारी है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? अलबत्ता चेमा गोइयाँ ये हैं, जो अकाबरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। जिस तरह हमने देखा माजी में 9/11 का वाक़या होता है और उसके बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका आके बैठ गया, तो अब क्या ये कुफ़र और मुसलमान की जंग है? इसका दायरा मज़ीद बढ़ेगा। जो पड़ोसी ममालिक और जो UN के ममालिक हैं वो इसमें मुदाखलत करेंगे नहीं? ये बहुत सारे सवाल निशान हैं। हमास के बाद हिज़्बुल्लाह ने भी अपना हिस्सा इसमें डाल दिया। हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी बमबारी इसराइल पर जारी है और इसराइल ने भी बहुत ही वो कहते हैं ना, आम आदमियों का नुकसान किया है। आम आदमी और रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर गोलाबारी इसराइल ने भी की है और नेतन्याहू का ये कहना है कि हम भी इबरत का निशान आपको बनाएंगे। तो ये जो खून रेजी और इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ये कब रुकेगा? तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्की सियासत के देखें। सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। शाह साहब, ये जो हुआ 2 दिन पहले, ये जो हमला फ़लस्तीन ने इसराइल पर किया है, आपने देखा होगा कि ऊपर से भी, समंदरी रास्तों से भी, ज़मीनी रास्तों से भी 5000 मिसाइल एक साथ फायर किए हमास ने। इस हमले को आप कैसे देखते हैं? ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी और ये दुरुस्त वक्त था, ये सही किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, सबसे पहले तो मैं खुश हूँ कि आपने फ़लस्तीन के ऊपर एक जहाँ इंसानियत सूद हरकत हो रही है, जहाँ आम शहरियों का कत्लेआम हो रहा है, और आपने इसके ऊपर एक प्रोग्राम इस वक्त रखा है और इस पर गुफ्तगू करने का हम जैसों को मौका दिया है। अल्लाह पाक आपकी और हमारी नेकियां कबूल करे इस मामले में, क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ। अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि हमास यासिर अरफात के वक्त से आपको याद होगा कि फ़लस्तीन में जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, जो मामला चल रहे थे, उन पर ज़िंदगी तंग की हुई थी, वहाँ के शहरियों का जीना मुश्किल हुआ था। तो यासिर अरफात की वो जो मेहनतें थी, जो एक तहरीक ने जन्म लिया था, उसने एक मजबूत हमास को जन्म दिया। अब वक्त के साथ साथ साजिद मामला चल रहे थे और वक्त के साथ साथ ही ये चीज़ें शुरू हुई थी। हमास के इस वक्त 3000 लोग, जहाँ तक मुझे इत्तला है कि 3000 टोटल जो मुजाहिदीन हैं, जो हमास के मेंबर्स हैं, कमांडोज, उन्होंने ये कार्रवाई बड़े प्लान तरीके से की। और ये कार्रवाई की एक वजह है। सवाल ये उठता है कि ये वक्त सही था या बेवजह की? तो बात ये, तहरीकें और तहरीकों के साथ ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये जब जन्म लेती हैं जहां जुल्म और सितम का बाजार गर्म होकर बढ़ जाता है, और इस हद तक बढ़ जाता है कि जब वहां फिर कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो कि उसको तहरीक को आगे बढ़ाते हैं और अपने जगह को छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, अपनी जान देने पे आ जाते हैं। ये उस तहरीक का ही अमल है जो हमास ने इस वक्त किया है, बहुत कम लोगों के साथ, बहुत थोड़े लोगों के साथ और बहुत महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए। उसकी वजह बेसिकली यही थी कि इसराइल मुस्तकिल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम का बाजार गर्म करे हुए था। और आज भी आप ये देखें कि हमास ने जिस प्लानिंग के साथ अटैक किया, उस अटैक में डायरेक्ट शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, प्रॉपर्टी यानी गाड़ियां और उनके फौजी और फौजी चौकियां, उनकी टैंक, उनकी चीजें, उन्होंने फौजी इमलाक पर हाथ डालने की कोशिश की। शाह साहब, इसराइल, अमेरिका, रशिया, दीगर ये ममालिक जिनके पास एटमी हथियार हैं और उनका इस्तेमाल आम आदमियों पर आज इसराइल कर रहा है, तो ये तो बड़े ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। ये तो कहते हैं आम आदमी के हुकूक। तो भाई, आप उन मुजाहिदीन से नहीं लड़ रहे, आप आम आदमी, रेजिडेंशियल बिल्डिंगों पर बमबारी की जा रही है। साजिद, सबसे पहले एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि ना पाकिस्तानी हुकूमत, ना पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, ना पाकिस्तान का कोई सुतून इसराइल को तस्लीम करता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही।
सबसे पहले तो हमें हम उसके इसराइल के वजूद को ही तस्लीम नहीं वजूद को ही करते। पहले हम नहीं मानते। ऐसा ही। तो जिस चीज का वजूद नहीं, घुसपैठियों के साथ उनकी कोई इंसानियत की बात करना, उनका कोई बेहतर उनसे उम्मीद रखना, ये नामुमकिन है, क्योंकि वो काबिज़ीन है। उन्होंने वहां पे पैसे लगाए प्लानिंग के तहत। 1918 में एक मुसव्विर ने जन्म लिया था जो इंतकामी तौर पर हिटलर बन गया। और हिटलर, आप अगर वहां से चलना शुरू, 1938 में वो चैप्टर बंद होता है। और मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि 1967 में इसराइल ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया। 1973 में इनको सहराए सीना छोड़ के भागना पड़ा, जगह खाली करनी पड़ी। उस वक्त भी बड़ी जबरदस्त जो है मुदाखलत हुई थी हमास की तरफ से और दीगर इस्लामी तंजीमों की तरफ से। इसी पे अभी आप देख लें कि इनके जो हिमायती हैं, जिसमें अमेरिका है और खासतौर पे मोदी सरकार, मोदी ने पहले ही दिन जो है हिमायत का ऐलान करके ये बता दिया कि हम कश्मीर जैसे मजालिम में इसी तरह खड़े हैं जैसे जबरदस्ती ये इसराइल कर रहा है। घुसपैठिए हैं ये घुसपैठिए हैं, इनका कोई, इनकी जमीन नहीं है वो। इनको हिटलर ने जब मार के भगाया तो बरतानिया ने इनको अकोमोडेट कर दिया। अकोमोडेट किया तो इनके फाइनेंस था, इनको पीछे से सपोर्ट दी, इन्होंने वह जगहें बनाई, इन्होंने गरीब लोगों पे जुल्म शुरू कर दिए। वहां के मुकामी लोगों से उनकी प्रॉपर्टियां ले ली और लेके वहां बैठ गए और तशद्दुद का बाजार गर्म रखा। उसके बाद इन्होंने जो एटमी हमारी इत्तलात है, एटमी मिसाइल मारे जा रहे हैं आम लोगों तो उनको जहां से सपोर्ट है, उनको आप भी जानते हैं, उनको फ्रांस से सपोर्ट है, उनको अमेरिका को हल्की चीज तो नहीं है। अमेरिका तो वादे कह रहा है हम साथ खड़े इसराइल के। तो इसराइल के वजूद को पहले तो तुम तस्लीम कराओ दुनिया में। अब फिर OIC की मजम्मत को भी नहीं मानते हो। जो इस्लामी ममालिक हैं वो पहले दिन से मजम्मत कर रहे हैं। आज सऊदी अरब की वाज़े लफ्जों में मजम्मत आई और जो इसराइल से जो उनके मामला चल रहे थे, शाह सलमान ने वो भी खत्म कर दिया, ऐलानिया तौर पर खत्म कर दी। तो बात यह है कि जो लोग उनके साथ खड़े हैं, फ्रांस खड़ा है, बरतानिया खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, दीगर ममालिक खड़े हैं, वो खड़े रहें। ये 3000 लोग इनसे नहीं संभल रहे, ये इनके घरों में गए। आज मैंने देखा कि एक घर के अंदर मरीज और एक खातून और एक बच्चा मौजूद था। तो वहां उस मुजाहिद की आंखों से मैंने ये वीडियो देखी, मेरा दिल लरज़ उठा कि उसने ये कहा कि मेरे नबी का फरमान है कि जंग के दौरान औरतों और बच्चों और ज़ईफों पे हाथ नहीं उठाते, तो मैं तुमको ड्रॉप करता हूं। उन्होंने उसको रिलीज दिया, जबकि ये वहां इन्होंने बर्बरियत का बाजार गर्म किया है। 100 बम इन्होंने एट अ टाइम 69 शहरियों पे मारे हैं, जो कि 69 उनका कोई कसूर नहीं है। जो 3000 लड़ने निकले हैं आपसे, आपके पास 1,77,000 एक्टिव फौज है, 4,50,000 आपके पास रिजर्व फोर्स है। ये इसराइल की बात कर रहा हूं मैं। पैदा होते बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, फौजी बनाते हैं, औरतों को बनाते हैं। 4.5 लाख जो है इनकी रिजर्व फोर्स है, जदीद वेपन है, ठीक है। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि दीवारों के पार इंसानी मूवमेंट को देख सकते हैं। पहली बात तो ये एक अलमिया था कि ये लोग अंदर चले गए। तो यानी आपका सिक्योरिटी लैब्स, आपके हथियार, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके सुपर पावर्स की शराकतदारियां सब जीरो हो गई। सब जीरो। आप अपनी फौज को गालियां दें, आप 69 शहरियों पे हमला क्यों कर रहे हैं? सब आप अपने सिक्योरिटी हो गए। आप अपने लोगों को उठा के जेलों में बंद करें कि ये हुआ क्या? क्योंकि आप काबिज़ीन हैं, इसलिए अब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप 69 शहरियों को मार रहे हैं। पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, तुर्की मजम्मत कर रहा है, तैयब एर्दोगान ने सख्त लफ्जों में मजम्मत की है, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सख्त मजम्मत की। आता हूं, एक वर्ल्ड वार भी हुई थी, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता ममालिक आते गए और वो वर्ल्ड वार हो गई। कई ममालिक का नुकसान हुआ, हजारों लाखों जाने गई। हम ये किस तरफ ये मुल्क, ये दुनिया जा रही है? फ़लस्तीन का मामला जूं का तूं है, मज़ीद उसमें तेज़ी आई है, मज़ीद उसमें खून रेजी हो रही है, लेकिन दुनिया तमाशा देख रही है। सलीम जजवानी साहब, पहले मैं चाहूँगा कि ये मुजाहिदीन जिन्होंने ये हिम्मत की है महदूद वसाइल में अपना हक छीनने की, बैतुल मुक़द्दस और अपनी इबादत गाहें उनको सेफ करने के लिए जो ये इक़दाम किए, कि उन्होंने नहीं देखा कि हमारे पास असला कितना है, उन्होंने नहीं देखा कि हम लोग कितने हैं। हम आपके मजालिम से तंग आ गए, घुस गए इसराइल के घर में, उनके फौजियों को भी कैद कर दिया, नज़रबंद हैं। वो कह रहे हैं आम शहरी मारोगे, हम आपके फौजी मारेंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये इकदाम तो उन्होंने बड़ा अच्छा और जहानत से भरपूर लिया है कि इनकी टेक्नोलॉजी भी फेल कर दी इन्होंने। अब इन्होंने क्या हुआवे की टेक्नोलॉजी से मदद ली या कौन सी टेक्नोलॉजी से मदद लेके इनकी जो टेक्नोलॉजी फेल की, इनको मालूम ही नहीं पड़ सकी कि वो
कहाँ से अंदर आए, उनके टैंकों पे चढ़ गए, टैंकों पे चढ़ने के बाद उनके टेप को बंदों को निकाल के बाहर फेंका। तो सर यहाँ तो ये इनके जो टैंकों में बैठ के वो क्या ऐसा कर रहे थे कि लोग इनके टैंकों में अंदर भी आ गए, उनको निकाल के बाहर भी फेंक दिया और फिर गिरफ्तार भी हो गए। इस तरीके की कार्रवाई बड़ी तेजी से करने वाले लोग ही कर सकते हैं और इन्होंने बड़ी तेजी दिखाई और अपनी जानों का रिस्क लेकर इन्होंने ये कार्रवाई की और निहत्ते शहरियों का इन्होंने ख्याल रखा है, खवातीन और बच्चों का इन्होंने ख्याल रखा है। मगर साथ ही ये जो यहूदी इजरायली ये जो बैगतपना कर रहे हैं, आम शहरियों के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, पूरे गजा के अंदर उन्होंने शहरी आबादी के ऊपर मिसाइल दागे हैं, ये जुल्म और सितम का इन्होंने जो बाजार गर्म करके धमकियां दे रहे हैं कि हम वो नेस्त को नाबूद कर देंगे, हम ये कर देंगे। एक तो आप काबजिन, ऊपर से आप बदमाशी का मुजाहिरा कर रहे हो, ऊपर से उनके बड़े बदमाश अमेरिका कह रहे हैं हम उनकी मुकम्मल सपोर्ट में। बैतुल मुक़द्दस हमारी किबला अव्वल है, इसके लिए लड़ना अव्वल जहाद है। आज मैं अपील करूंगा हमारी उन इस्लामी जमातों से जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए जहादी भर्ती किए थे, आज वो भर्ती करें जो असल जहाद है बैतुल मुक़द्दस का, इसके लिए जहाद मुजाहिदीन, और उनके लिए मदद प्रोवाइड करें। उसके लिए तो बिल्कुल खामोशी छा गई है, उनके लिए तो कुछ होता और कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और जहां से डॉलर मिलते हैं तो उनको फौरन जहाज याद आ जाता है, जहां डॉलर नहीं मिलते वो जहाज को भूल जाते हैं। तो सर ये जहाज अगर इनको हकीकी जहाज है वो बैतुल मुक़द्दस का जहाज है। बैतुल मुक़द्दस के जहाज के ऊपर तमाम जमातों को जो दीनी जमातें होने के दावेदार हैं जिन्होंने भर्तियां की थी अफगान जहाज के नाम के ऊपर, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, मुझे ये बताया उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान कितनी सपोर्ट कर रहा है। अफगान जो हुकूमत है इस वक्त आजाद है, इस्लामी अमारत इस्लामी की उनकी हम अपने गिरबान में देखें अफगानिस्तान क्या कर रहा है, वो अफगान ही देखेंगे अपने गिरबानों में। उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो उनकी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से बयान भी दिया था कि मैं रास्ता प्रोवाइड किया जाए, हम जाके इनकी मदद करेंगे। और अब उसके बाद कहां तक बात आगे जाती है, ईरान ने भी दावा किया कि हम उनकी मदद करेंगे। ये सदेबाब क्या होगा, ईरान पाकिस्तान अगर ये सारे मुल्क फलस्तीन के साथ खड़े हो जाते हैं। ये चार है, ये यहूदी जो है ना, ये यहूदी इनको हिटलर ने बिल्कुल सही मारा था क्योंकि वो जानता था दुनिया के असल दुश्मन ये यहूदी हैं। ये यहूदी असल दुश्मन है दुनिया के। जो दुनिया में जितनी भी लड़ाई होंगी हिस्ट्री निकाल के देख लो, उसमें हर लड़ाई के पीछे इनके चेहरे मौजूद होंगे, हर लड़ाई के अंदर में इनका किरदार मौजूद होगा। सर ये दुनिया को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। एक मुंसिफाना फैसला करें, 2 कंट्रीज का रहे वो भी चैन से, हम नहीं कहते कि उनको जीने का हक नहीं है, उनको भी जीने का हक है, मगर फलस्तीनियों को जीने का हक मार के उनकी खवातीन और बच्चों के ऊपर बम्बार्डमेंट करके हम उनका हक तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह की बर्बरीत करेंगे तो उनको बर्बरीत का आगे जाके सामना करना पड़ सकता है। तो ये शैतानी कुव्वतें, जो ताकतवर कुव्वतें हैं, जो आपने हवाला भी दिया कि हिटलर ने भी सही किया, तो फिर इसका मतलब आप कह रहे हैं हमास ने भी सही किया, हिजबुल्लाह भी सही कर रहा है जो इन पर अटैक किया है कि निकलो भाई हमारे मुल्क से। सर उनका मुल्क है, 1945 में इनसे छीना गया है, 1967 में मदीद ला के छीने गए, 1973 में एक गैरतमंद वज़ीर आज़म मुल्क के ऊपर हुक्मरान था, उसने हमारे तैयारे भेजे थे, आज भेजे ना वज़ीर आज़म तैयार है उनके ऊपर उनकी मदद के लिए, क्यों नहीं भेज रहा है वो? यहाँ तो निकाले इमरान खान को, देखे वो दुनिया को कैसे गाइड करता है, कैसे दुनिया को सीधा करता है और दुनिया को बताता है कि फलस्तीन के ऊपर किस तरीके की मजालिम हुए। सबकी खामोशी है, फॉर्मेलिटी वाले बयान देके चुप हो गए, जाए मिले दूसरे ममालिक से, इकट्ठे बैठे और मसले को हल करें। आज हमारी खवातीन और बच्चे वो हमारी है, वो खवातीन और बच्चे जो वहां पे वो सारी कलमा गए हैं। ये जो खिलाफत का जो तस्वुर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आ रहा है वो जो खत्म किया गया था वो गलत था। खिलाफत का तस्वुर दोबारा लाया जाए और खिलाफत का दोबारा कायम किया जाए। एक मजहब एक कौम, एक मजहब एक कौम, हम मुसलमान हैं, हम एक कौम में, वो चाहे फलस्तीन की खवातीन हो, चाहे कश्मीर की खवातीन हो, चाहे मेरी और आपकी माए बहन हो, वो सब हमारी है। क्या बात है, आ गया आपका पॉइंट, आ गया। यही हमारी तरबियत है सर, यही हमारी तरबियत और यही हमारा दीन कहता है। मैं आता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं ना शाह साहब। ये जो ममालिक जिससे सचवानी साहब ने तनकीद की कि भाई आप बयान ना दें, अमली कुछ करें, या तो आप सुलह सफाई करें या कि जिनका हक है उनके हक के साथ खड़े हो जाएं, जिसमें हमारे अफ़गानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है। तो ये एक हमारे ज़राए बता रहे हैं तुर्किया और ईरान की सपोर्ट क्या वाकई फ़लस्तीन के साथ है?
साजिद देखें, इसमें दो चीजें काबिले तवज्जो हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर जो है वो फलस्तीन पे, पूरी दुनिया की नजर खित्ते पे, उस पूरे खित्ते पे कि उसके सराउंडिंग में है क्या। अच्छा, मामला ये है कि ये बात अगर नहीं कंट्रोल हुई और तमाम ममालिक जो है किसी पेज पे बैठ के इस मामले को कंट्रोल ना कर सके, तो ये वाकई एक खतरनाक जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी। क्योंकि रूस, सोवियत यूनियन, तुर्की, चीन, ये सब वाज़े लफ्जों में बयान दे चुके हैं। और जो इनका एक बड़ा इजलास हो रहा था, उस इजलास में भी आपको मालूम होगा कि रूस ने, चीन ने, सबने मुखालफत की। वोट अमन के लिए पड़ना चाहिए सबका, लेकिन अमन जब होगा जब इसराइल अपना ये बर्बरियत वाला खेल जो वो खेल रहा है वो उसको रोक के कहीं मुज़ाकरात पे बैठे और उनको स्पेस दे, उनको जीने का हक दे। क्यों वहां बैठा हुआ है? पहला सवाल तो ये बनता है कि वहां बैठे क्यों हैं आप किस राइट में बैठे? आप जबरदस्ती दुनिया के नक्शे पे आ गए। आपको मानने के लिए सिर्फ इंडिया तैयार है, आपको मानने के लिए अमेरिका तैयार है, आपको मानने के लिए यूरोपियन कुछ कंट्रीज जो आपके सपोर्ट है। पाकिस्तान इसराइल के वजूद को नहीं मानता। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वाज़े लिखा हुआ है कि इस पासपोर्ट से आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते, इस्लामी कंट्रीज में से 52, 53 में से कितने इनको वजूद को मानते हैं मुझे बता दीजिए। कोई नहीं मानेगा। नेगोशिएशंस चल रही थी, उससे भी आज सलमान साहब ने हाथ हटा लिया, शाह सलमान साहब ने, जिनको ये OIC का हेड तो इंडिया वाले। कितना इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कुछ माह पहले अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात, फिर इसराइल के ताल्लुकात आपस में ही बड़ी बर्फ पिघलने लगी थी। इस वाक़े के बाद ये ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं और सऊदी अरब के लिए कितना बड़ा मुश्किल होगा कि एक तरफ खड़ा हो जाना। बड़ा वाजे कर दूं आपको, इस वक्त जो है वो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि एटमी पावर नहीं है या कीमियाई हथियार नहीं रखता, तो कोई किसी से लड़ने को तैयार नहीं है एक दूसरे से। सबकी गोट यहाँ फंसती है कि हर मुल्क ये चाहता है सिवाय इंडिया के कि अमन का प्रचार हो, इंसानी जानों की कदर हो। इंडिया उकसाता है। इसी तरह इसराइल की नेचर जो सामने आई, जो हम देख रहे हैं, भाई तुम 3000 हमास के लोगों को काबू करते ना, उनसे लड़ते, उनकी हुकूमत से लड़ते। जैसे उन्होंने आपका कमांडर हाउस टारगेट पे लिया था, आप भी ले लेते। आपके एयरबेस छीन लिया, आप भी ले लेते, आप एयरपोर्ट ले लेते। आपने निहत्ते शहरियों को मारना शुरू किया। यही काम कश्मीर में आप देख रहे हैं इंडिया कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में। और इंडिया को इसलिए ज्यादा जो है वो इस मामले पे तजस्सुस और तशवीश है, और वो मुस्तकिल पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है कि उसको ये पता है कि जब तक आप जुल्म का पहाड़ तोड़ते रहेंगे तो एक दिन जुल्म के खिलाफ लोग उठते हैं। उसको खौफ है कि ऐसा ना हो मकबूजा कश्मीर के लोग इसी तरह दिल्ली में आके बैठ जाए, तो वो अपना उस झेप और खौफ को मिटा रहा है। तो वो बयान दे रहा है। दूसरे चैनल मीडिया इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी है पूरे इंटरनेशनल लेवल, वो तो पहले भारत वाले तो पहले खालिस्तान से तो बचे, वो वहां उनसे बचे, बहुत सारे उनके मसाइल हैं, उनसे बचे, लेकिन उनकी उंगलियां पहले सीधी पाकिस्तान पे होती हैं। कोई कबूतर भी आ जाए तो पाकिस्तान ने भेज दिया। खौफ इतना दहशत है हमारे मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर, और रहनी भी चाहिए। बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है साजिद के इस वक्त इंसानियत का बहुत बड़ा कत्ल हो रहा है। जैसे पहले दिन वजीर आजम पाकिस्तान जो हमारे निगरां केयरटेकर वजीर आजम, पहले दिन उन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि दिल दुखता है, दिल शिकस्ता है ये देख के कि दोनों तरफ से इंसानियत का मामला है। इंसानियत में ये नहीं देखा जाता कि क्या है। जब आपका एक वो हमास का बंदा जाके कह रहा है कि मेरे नबी का ये पैगाम था कि जंग के दौरान औरतों, बच्चों और ज़ईफों को छोड़ दें, तो पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए इसमें, ये बहुत अहम है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अब देखिए सपोर्ट में बहुत सारे ममालिक आ गए ना, इसराइल की सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही हैं कई मुल्कों में। कहा जा रहा है कि इसराइल पर मजालिम कर रहा है हमास। देखें साजिद, आपने शायद तुर्की की रैली नहीं देखी, आपने शायद दीगर ममालिक की नहीं देखी, मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। बहुत रैलियां निकली हैं जो फलस्तीन के ऊपर इस पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत कर रहे हैं ना सर, फलस्तीन के हक पर है, लेकिन उनके हक पे भी उनके हक में क्यों आ रहे हैं? वो होशियारी ये दिखा रहे हैं बजाय इस बात को मान लेने के कि हमारी इतनी बड़ी कमजोरियां थी। हमारा मुंह तो हमने शेर का बनाया हुआ, अंदर से हम गीदड़ हैं। तो वो 3000 लोगों ने जो मलियामेट कर दिया, घुस के फौजी ताकत को मलियामेट किया उनकी, देखा जाए तो मैंने आपको तादाद भी बता दी। तो बजाय इस बात को मानने के कि यार हमारी यहाँ कोताहियां, गलतियां थी और हमने इनके ऊपर ऐसे बर्बरियत के पहाड़ थोड़े जुल्म सितम ढाए कि आज ये यहाँ तक घुस गए, तो उसको मानने के बजाय एक उल्टा नैरेटिव लेके खड़े हो गए कि जी इन्होंने पहले हमला किया, हम तो जवाब में तहस नहस कर देंगे। तो 69 शहरियों को कौन सी दुनिया में
तहस नहस किया जाता है। ये तो सिर्फ कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में इंडिया कर रहा है कि नहते शहरियों के हुकूक सल्ब किए हुए, उनका सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, उनका खाना पीना बंद किया है, उनकी जानें जो है अपने हाथों में रखी हुई हैं। ये काम तो वो कर रहा है। वो हिंदू अज़म का मामला है, वो कर रहा है। वहां पे मोदी अज़म का मामला है, वो वहां पे हिंदुत्व पॉलिसी लेके खड़ा हुआ है, वो एक अलग चीज है। ये जोश है, जोश जो है वो किसी दौर में अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे। तो चलो ठीक है, आज अगर आप मुनकिर हो गए तो इंसानियत से तो मुनकिर ना हो ना। चले वाज़े लफ्जों में बोल रहा हूँ। चले आगे आपका सही सही साहब, पाकिस्तान के लिए कितना अहम है हमारी खारजा पॉलिसी कि इस वक्त पाकिस्तान, आपने पहले भी तनकीद की कि आज ये वक्त नहीं है स्टेटमेंट का, तो क्या ये भी अक्लमंदी नहीं है कि हम भी इस वक्त जिहाद और हम भी मुसल्ला होकर फ़लस्तीन चले जाएं, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मसले को फिर और हल करना ताकि जानें बचाई जा सके आम आदमियों की, ये बहुत अहम है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान, अफ़गानिस्तान ये ममालिक जाके अपना हिस्सा डालेंगे? सर होना तो यही चाहिए था, इमरजेंसी की बुनियाद पर पहले ही दिन OIC का इजलास बुलाना चाहिए था और खिलाफत के क़याम का ऐलान कर देना चाहिए था। दिफा और बाहमी तिजारत के ऊपर, बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देना और एक दूसरे के दिफा में हम सब एक दूसरे के साथ होंगे। किसी भी मुल्क में किसी भी मुसलमान के ऊपर जुल्म होगा तो हम सब मिल के इसकी मदद के लिए इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मगर सर ये तो सिर्फ बयानबाजी चल रही है। अभी तक सिर्फ 2 ममालिक हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से हिमायत का ऐलान किया, जिन्होंने मदद करने का ऐलान किया, वो ईरान और तुर्की हैं। इसके अलावा तो खाली ज़बानी जमा पुरसी हो रही है। और वो जो है केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी है। आज ये कर रहे हैं तो कल दुनिया ने क्यों आंखें बंद की हुई है? सर ये सुने, अगर आज ये तो बंद नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों, अगर आज इसराइल कर रहा है तो फिर वो अपनी बात सब करेंगे। सर जब मुसलमान खुद अपने खून की कदर नहीं करता तो दुनिया क्या से करेगी? वो तो वैसे ही आपके खून की प्यासी है। और दुनिया में आपकी कौन किसका तसल्लुत है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये तो आपके खून के वैसे ही प्यासे, ईरान, बोस्निया, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान की बर्बादियां करने वाले जो कि आपके दोस्त हैं, उनसे आप क्या खैर की उम्मीद करोगे? इनसे आप कभी खैर की उम्मीद ना करें सर। ये हमेशा के हमेशा हमारे खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। और हमारे जो मीर जाफर, मीर सादिक खरीद के जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया है और लूटा जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम को जो दरबदर किया जा रहा है, वो उसकी असल वजह भी यही है ताकि पाकिस्तान जो है वो मस्जिद अक्सा के मामले में तो बोलने के लायक ही ना रहे। ये जो चंद हजार लोग घुस गए हैं हमास के, हिजबुल्लाह, तो सर अगर 3000 लोग, जैसे कि सज्जाद भाई कह रहे हैं, 3000 लोगों की तादाद से मुकाबला नहीं कर सकते और आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। जज्बा है ना हमारे पास, सर हर मुसलमान के पास जज्बा है। अगर का मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी बात बजाय मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो आप खुद सोचें कि वो जालिम और जाबिरों के सिवा ये कौन कर सकता है ये हरकत? जालिम और जाबिर नहीं, आम शहरियों को मार रहे हैं, ऊपर से बम्बार्डमेंट करके आम शहरियों को मार रहे हैं। आम शहरियों को मारने से क्या इनको वो मिल जाएगा गजा? ये बेगुनाह बच्चों और औरतों को जो खून बहा रहे हैं, बुजुर्गों का जो खून बहा रहे हैं, कैसे इनको गजा मिल जाएगा? सर ये आज केमिकल वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये याद रखें कि कहीं से इनको भी केमिकल वेपन मिल सकता है। यूक्रेन के अंदर उन्होंने अपने सिपाही भेजे लड़ने के लिए, यूक्रेन को असला सप्लाई किया है, तो याद करें कि वहां से भी उनको सप्लाई आ सकता है असला, उनको भी केमिकल वेपन वहां से मिल सकते हैं। इसलिए वो हरकत ना करें कि बाद में वो माफिया मांगते थे, क्योंकि ये तो बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम में ताकत नहीं है कि तुम केमिकल वेपन बर्दाश्त करो। तुम रॉकेट नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तुम केमिकल वेपन कहां से बर्दाश्त करोगे? इसलिए वो हरकतें न करो। जब कल तुम पे पड़े तो पांव लगा के रो रहे होगे, फिर दुनिया के सामने डंडोरे पीट रहे होगे कि हमारे पर जुल्म हो गया, हमारे पर जुल्म हो गया। आज जुल्म न करो कि कल जुल्म बर्दाश्त करना पड़े। आज जुल्म न करो, कल जुल्म बर्दाश्त करना पड़े। बाहर आ जाओ, मैं इनको समझा रहा हूँ, समझ जाओ, उसी इनकी बेहतरी है। वरना जितना ये आगे बढ़ेंगे उतना इनके लिए नुकसान होंगे। ये जितना जुल्म करेंगे उतना इनके लिए नुकसान रहेंगे। क्योंकि अब एक और सब ड्रामा ये लोग खेल सकते हैं। इसके अंदर मस्जिद अक्सा के ऊपर अगर कोई मिसाइल गिरा तो समझ ले थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। सर इनको सोच समझ के होना चाहिए। मस्जिद अक्सा के तकद्दुस को बरकरार रखें। मस्जिद के ऊपर जो उनकी नजरें भी जो गलत क्या के गुनाहगार नजरें है ना, वो अपनी गुनाहगार शैतानी नजरों को कंट्रोल में रखें। इन शैतानी नजरों को मस्जिद अक्सा के ऊपर से हटाएं, वरना इनके लिए बहुत बुरा होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। आगे आपका पॉइंट, आगे आप शाह साहब अब आते हैं जरा पाकिस्तान में। आपने उस्मान डार का इंटरव्यू देखा होगा जी।
फिर उसका सोशल मीडिया पे वावेला भी सुना होगा। फिर एंकर ने अगेन प्रोग्राम किया और बोला भाई इस तरह के वावेले ना करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसने पूरी वो रिहर्सल करके दिखाई कि वो जो गुजर गया वो भाई कोई फ़ौजी जवान नहीं था, वो मेरा प्रोड्यूसर था, ऐसा ना करो यार, क्या किस बात को कहाँ रंग दे रहे हो। ये आपको आज तक ये सिलसिला जारी है। मैं साजिद हुसैन सियासत और पीटीआई छोड़ रहा हूँ, ये सिलसिला कब रुकेगा? देखें साजिद, पहली बात तो मुझे वो आपकी बड़ी अच्छी लगी कि पीछे से वो फौजी वर्दी में बंदा फौजी नहीं था, मेरा प्रोड्यूसर था। मैं इसको भूल जाऊंगा इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार सोशल एक्टिविस्ट जो है हमारे पीटीआई के। पीटीआई एक सियासी पार्टी है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट इनके जो है ना सोशल मीडिया पे यार कमाल एडिटिंग करते हैं। मत फैलाएं यार ऐसी चीजें। देखें फ्रांसिक में कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ जाती है, पता फिर वो इस पे तड़का यूट्यूबर भी तो लगाते हैं कि यार कमाई आएगी, व्यूज बढ़ेंगे। तो देखें ना, यूट्यूबर के लिए कानून बना हुआ नहीं है ना। आजाद, मैं आजाद हूँ, हाँ। मेरे लब आजाद है, तो हम तो बंदे बैठे हुए क्योंकि कानून के अंदर रह के गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बात ये है कि जिसके लब आजाद है वो कुछ भी यहाँ बोलता रहता है। अब ये जो आपने बात की कि जी मैं छोड़ता हूँ और मैं आ जाता हूँ, पहली बात तो ये देखें, ना छोड़ने वाला एक वकील बैठा हुआ है ना, उसका घर तोड़ दिया, वो कह रहा मैं नहीं छोड़ रहा। दम लाओ ना अपने अंदर यार, ये दम लाओ ना अपने अंदर। अच्छा, वो कहां से आ गया? वो कोई आसमानी मखलूक अली नहीं है, मोहम्मद खान बैठा हुआ है, वो कोई आसमानी मखलूक नहीं है। इनके सबसे बड़े जो सेकंड टू इमरान पीटीआई चेयरमैन है मखदूम साहब साथ बैठे हैं ना जुड़े हुए। वो वकील कह रहा है मेरा घर क्या और इससे बड़े मसाइल खड़े कर दो, नहीं जा रहा मैं इधर ही हूँ, मैं मुकाबला करूंगा। तो वो जिगरा लाओ ना। ये वो जिगरे वाले लोग हैं ही नहीं, ये वो गंदे अंडे हैं जो वाकई में उस दिन भी हम इस प्रोग्राम में सब जिक्र कर रहे थे कि जिनकी टोकरी से निकल जाना ही बेहतर है। तो ये थोड़े से मामला है, इसको और कीजिए। तो फिर आगे किसी और पार्टी का भी तो फ्यूचर में नंबर आ सकता है कि मैं पीपल्स पार्टी, मैं नून लीग, मैं फलानी तंजीम और सियासत दोनों छोड़ रहा हूँ। तो ये रवायत सही डली है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी नौमई वाली गलती किसी सियासी पार्टी से ना करवाए जो ये कहना पड़े। इन शॉर्ट यही कहूंगा मैं। चले आगे आपका भाई अपना सचवारी साहब, ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा, लेकिन आज भी जो नडर जो चेयरमैन पीटीआई के वफादार हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि पीटीआई जितनी भी बने हम उस पीटीआई के हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की है। तो बात तो सही है। तो जो जा रहे हैं इसका मतलब है वो तशद्दुद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सके, और जो हो रहा है उन पर ये किसी और के लिए भी हो सकता है। ये रिवायत क्या सियासत में सही डाली जा रही है? सर मैंने आपसे पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज किया था कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर में ये वफाद में तब्दील करने का सिलसिला जुल्म व सितम करके हुआ था। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ। आज कौन सा मार्शल है जिसके दौर में हो रहा है सर? अगर नहीं है तो डिक्लेयर कर दें, अगर पीठ पीछे से काम करना तो सामने से आके कर ले सर, यही काम। उस्मान डार को वजीर दाखिला ने ऐलान किया था कि उनको इनकी एफआईआर के ऊपर अरेस्ट किया गया है। उस ऐलान के बाद ये गायब हो गए। 25 दिन के बाद अदालत में पेश होता है बंदा, अरेस्ट होने के बाद अदालत में पेश होने के बाद टीवी स्क्रीन के ऊपर पेश किया जा रहा है इनको। सर जुल्म और सितम का ये सिलसिला जो है ना ये खत्म होना चाहिए, और 9 मई के वाकयात पे जो जुल्म और सितम की कहानियां रकम की गई हैं उसकी मजम्मत करनी चाहिए सर। जो एक पत्थर से किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा है उस पत्थर मारने वाले की मजम्मत करनी चाहिए। किसी भी घर को तोड़ा गया है उस घर को तोड़ने वाले की मजम्मत करनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाकयात में सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं टूटा है, बहुत से सिविलियन के घर टूटे, बहुत से तोड़े गए जानबूझ के, सरकारी इदारे के लोगों ने तोड़े, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? खवातीन को सरेआम सड़कों पर घसीटा गया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सर 9 मई के वाकयात पे जो जुल्म सतम का बाजार गर्म हुआ था, जिसमें जिसकी भी गलती थी उस दोनों को जो है ना उसमें जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर। कौमी इदारे पाकिस्तानी अवाम के इदारे हैं, कौमी इदारों के मालिक कौमी इदारे वाले नहीं है, उसके मालिक पाकिस्तानी कौम है, और कौम है और रहेगी इसकी मालिक। तो पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए वो, तो उनको पाकिस्तानी कौम की खिदमत का ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस कौम की खिदमत के लिए हैं। अच्छा, ये भी वो आटे में नमक के बराबर कुछ लोग हैं अभी भी चेयरमैन पीटीआई के साथ, बाकी तो सब चले गए। सर आटे में नमक के बराबर नहीं है सर चेयरमैन पीटीआई के साथ। अगर चेयरमैन पीटीआई के साथ आटे में नमक के बराबर होते तो इनको इलेक्शन डिले करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा। अभी तक इलेक्शन हो चुके होते।
गिनती के लोग हैं ना, अलीमत खान साहब उसे करवा लेना, इलेक्शन मालूम पड़ जाएगी, लग पता जाएगा, इलेक्शन करवा ले, क्यों नहीं करवा रहे? खाली उसको उस बंदे को ला रहे, उस बंदे को ला रहे जो पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार होने। तहरीक इस्तेकाम पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट दी है कि बल्ले का निशान हमें दे दें, कर लें बात। सर इनको मांगते हुए शर्म नहीं आ रही, हम क्या करें, ऐसे बेशर्मों की बातें, इनको मांगते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। चले जी, इनको मांगते हुए शर्म भी नहीं आ रही, बेशर्मों का हम क्या बात करें सर? ये बेशर्म लोग हैं जो दूसरे के निशानात के ऊपर लड़ने के ख्वाब देखे, शायद हमें वहां से बल्ले के लोग गलत फहमी में आके वोट डाल दें, इनको पता आवाम तो वोट डालेगी नहीं, ये खाली लीडरों की पार्टी है, वर्कर तो उनके पास है ही नहीं, अगर है तो मिस्टर पार्टी में जलसा करके दिखा दें। मंशूर तक ले आए इस्तेकाम पार्टी वाले कि हमें वोट दें, हम इतनी जमीन देंगे 12 एकड़, हम ये भी देंगे आवाम को, वो सुनहरे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। तो सर वो सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे तो लूटेंगे ना। नवाज शरीफ साहब भी तो यही कर रहे हैं ना, सुनहरे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए उन्होंने भी। मगर कौम से बेजार है इस वक्त, और कौम को पता है कि सुनहरे ख्वाब देख देख के पहले हम बहुत दफा लूट चुके हैं। अब इस बार इंशाल्लाह कौम बेवकूफ नहीं बनेगी, इस वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी हो जाए अब तो हम बेवकूफ बनने वाली है, तो ये तखमीना लगाएंगे कि कौम के इतने वोट आएंगे, इतने वोट हम मजीद डाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट जितवा देंगे। ठीक है, लास्ट शाह साहब, सिंध में बड़े इत्तेहाद बन रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ हो रही हैं, चाहे वो MQM हो, GDA हो, फिर दीगर अयाज पलीजो हो, तो ये सब अब एक होने जा रही हैं। कुछ पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को फर्क पड़ेगा सिंध में इनके इत्तेहाद से? साजिद, जो सूरत हाल ग्राउंड पे इस वक्त इलेक्शन की नज़र आ रही है और जो डेला टैक्टिस वाले भी चीज़ें सामने नज़र आ रही, उस सूरत में मुझे नहीं लगता कि कमज़ोर पार्टियां ज़्यादा देर कैंपेन चला सकेंगी या ज़्यादा देर खड़ी रह सकेंगी, और खड़ी भी रहें तो उनको टफ टाइम देने में पीपल्स पार्टी को शायद मुतामिल नहीं हो सकेंगे वो लोग। इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं वोट कटेगा, वोट कटने से फर्क पड़ता है, लेकिन टफ टाइम पीपल्स पार्टी को जो है कोई भी देता नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर है ये बात। हाँ, अगर कोई भी ऐसा पैराशूट के जरिए कोई ऐसा हकीमी नुस्खा ना उतारा जाए जिससे जो है वो जिसे कहना चाहिए बुलडोज किया जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए पूरा मैदान खुला हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को नहीं घटा सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या पीपल्स पार्टी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है सिंध में? पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस पे नहीं जीत रही है। अच्छा, भुट्टो जिंदा है। अच्छा, मसला सारा ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो शहीदों पे खड़ी रही और अपने शोहदा को लेके चलती रही, देखें फिर वही बात आ जाएगी, मैं कोई वोटर नहीं हूं, मैं मेंबर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, कारकुन भी नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। भुट्टो को जिंदा करने में इसका मतलब है पीपल्स पार्टी कामयाब रही है ना, और आपने उसके नजरिए और उसकी सोच को जिंदा रखा, सिंध में भी जिंदा रखा और अपने वोटरों में भी जिंदा रखा। आज भी अगर शहीद का वास्ता लग जाए ना तो कारकुन जज्बाती हो जाता है इनका, वो जियाले जो है वो जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा, फिर इनकी जो अभी इस वक्त टीम बल्दियात के अंदर सारी उतर गई, अभी फैसला हो जाएगा मेयरशिप का भी आपके सामने, इंशाल्लाह वेरी सून ये मामला आप क्लियर देखेंगे, तो कौन हक पे कौन नाहक है वो भी नजर आ जाएगा वाज़े तौर पे। लगेंगे ना, जमात इस्लामी भी खड़ी हुई है। जमात इस्लामी का मैं जरूर कहूंगा कि जमात इस्लामी कराची के अंदर टफ टाइम दे सकती है पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के अंदर, और कोई जमात इतनी तगड़ी नजर नहीं आ रही जो खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी का जाला जो है वो इस वक्त चार्ज हुआ हुआ है, और वो डेली बेसिस पे मेरे पास तमाम जाहिर है एज ए मीडिया पर्सन मुझे देखना होता है, तो एक्टिविटीज की रिपोर्ट आ रही होती है, ये मुस्तकिल एक्टिव हैं और दीगर पार्टियां मुस्तकिल एक्टिव नजर नहीं आ रही। इलाकाई लेवल पे जो मीटिंगों का इनेकाद किया जाता है, कारकुनों को चार्ज किया जाता है, उसमें तंजीम साजी जिसे कहते हैं, तंजीम साजी में और दीगर चीजों आगे आपका पॉइंट सही से चलिए। आप सिंध में क्या देख रहे हैं, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं सिंध का? यहाँ पे भी जोड़ तोड़ कर सिलसिला, मुलाकातें, आना जाना, आपका इंसाफ हाउस भी खुल गया, कुरान खानियां भी हो गई, वो एक सियासी हब है आपका सिंध में, क्या देख रहे हैं? सर बात वहीं पे आ जाएगी जहाँ मैं कई दफा कह चुका हूँ कि भाई अवाम को वोट का हक दिया जाए। नहीं, सिंध में आपकी जो तनकीद है, सिंध में नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, मैं खाली सिंध की बात नहीं कर, सिंध में तो है ही नहीं, मगर पूरे पाकिस्तान में भी अवाम को वोट का हक नहीं है। EVM मशीन लाए, बायोमेट्रिक लाए और अवाम को वोट का हक दें। ये जो धांधली करके जितवाने की जो रवायत डाली गई है, इस रवायत को अब खत्म होना चाहिए।
क्योंकि जो अवाम के वोटों से आएंगे वही अवाम का ख्याल रखेंगे, और जो जिनकी धांधली में मदद से आएंगे उन मददगारों का ख्याल रखेंगे, और उन स्ट्रीट क्राइमर्स का ख्याल रखेंगे जो उनके लिए काम करेंगे, उन डिकेटों का ख्याल रखेंगे जो उनके लिए काम करेंगे, उन बत्ताखोरों का ख्याल रखेंगे जो उनके लिए काम करेंगे। अवाम पिसती रहेगी सर, यही होता हुआ है, यही देखते हुए आ रहे हैं हम। महमूद मौलवी अवाम साहब भी के चले गए लिए सर, इसलिए- इस्तेकाम पार्टी में, आपको तो इल्म होगा। हो तो पहला पिलर गिरा था, सर सबसे पहले वही तो पहली सर। विकेट थी वो। जो एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, फिरदौस शमीम नकवी से, वो एंकर ने पूछ लिया कि सर आपका क्या है, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं इधर ही हूँ। तो इतने जज्बात आज भी जिंदा हैं। सर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तो कलाम पाक जो है वो लेके भी उन्होंने ये बात दोहरा दी ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे, और उसके बाद कई पार्टी के लीडरों ने ये चीज दोहराई ताकि अली कोई दीदी ने गुंजाइश बोला ना यहाँ रहे। पे मारना मुझे। सर एक चीज गोली यहाँ पे मारना ये एक अलग बात है, और कलाम पाक पे हाथ रख के बात करना एक बहुत अलग बड़ी बात बात है। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत बड़ी बात। वो एक सियासी डायलॉग था जो उन्होंने मारा था, और ये एक दीनी जज्बा और एक ईमानी जज्बा जाहिर करता है कि वो किस हद तक इमरान खान के साथ मुखलिस हैं। चले आगे आप कौन, इस उम्मीद के साथ मेरा मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।